Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, गवर्नमेंट कॉलेज बेरूट। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के अंतर्गत थॉमस हॉब्स को समझेंगे। थॉमस हॉब्स सबसे पहले इनके परिचय में देखेंगे हम कि थॉमस हॉब्स एक महान विचारक और राजनीति शास्त्र के प्रेरणा थे। उनकी बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म दर्शनी और विश्लेषणात्मक थी। संभवतः उनके विश्लेषण कला पर अरिस्टोटल का प्रभाव पड़ा। यद्यपि ये प्लेटो हीगल की भांति प्रचंड दार्शनिक अट्टालिका का निर्माण उन्होंने नहीं किया, तथापि राजनीति शास्त्र के तात्विक विकास के या इतिहास में वे एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। वे पहले दार्शनिक थे जिसने राजनीति चिंतन में निरंकुशतावाद एवं धर्मनिरपेक्षतावाद के लिए एक वैज्ञानिक आधार बनाया और भौतिक विज्ञानों में प्रयुक्त होने वाली पद्धति को दर्शन और राजनीति चिंतन का आधार देकर राजनीति को विज्ञान का स्वरूप दिया। थॉमस हॉब्स को राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में सामाजिक समझौता सिद्धांत की नवीन परंपरा को विधिवत जन्म देने और विकास करने का श्रेय प्राप्त है। यद्यपि सामाजिक समझौते के विचार वर्णन प्राचीन और मध्ययुगीन विचारकों के द्वारा भी किया गया था, लेकिन इसे एक सिद्धांत की तरह विशुद्ध रूप से सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय हॉब्स को प्राप्त है। हॉब्स की रचनाओं में हमने डी सिवी, डी कॉर्पोरे, लेवियाथन, एलिमेंट्स ऑफ लॉ और डी होमिनो, ये हॉब्स द्वारा बनाई गई रचनाएं हैं। या इन रचनाओं के अंतर्गत डी सिवी में हॉब्स ने संप्रभुता की व्याख्या करते उसकी परिभाषा प्रस्तुत की। डी कॉर्पोरे में हॉब्स ने मानव स्वभाव के विवेचन करते हुए ये स्पष्ट किया कि जनता को संप्रभु शासक का विरोध क्यों नहीं करना चाहिए। लेवियाथन हॉब्स की एक विशालकाय एक ऐसा ग्रंथ है जिनके माध्यम से हॉब्स ने समझौते से उत्पन्न संपूर्ण प्रभुता संपन्न राजशक्ति को स्वरूप प्रतिपादित करना चाहता था, और उसने अपनी रचना के मुख्य पृष्ठ पर इसे सब मनुष्य से मिलकर बनने वाले एक विराट पुरुष या महामानव के रूप में इसे चित्रित किया है। तत्पश्चात हम देखेंगे सर्कमस्टांसेस विच इन्फ्लुएंस हॉब्स थिंकिंग। वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसने कि हॉब्स के चिंतन पर प्रभाव डाला। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले नंबर 1 विज्ञान का विकास। पहली परिस्थिति जिसने हॉब्स को सर्वाधिक प्रभावित किया वह थी नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों के क्रम का प्रारंभ। ऑक्सफोर्ड में अध्ययन करते हुए उसे मध्ययुगीन दर्शन के प्रति तीव्र घृणा हो गई थी और स्वाभाविक रूप से उनका ध्यान नवीन आविष्कारों की ओर आकृष्ट हुआ। तत्पश्चात सेकेंडली इंग्लैंड का गृह युद्ध। इसके अतिरिक्त दूसरी परिस्थिति थी तत्कालीन इंग्लैंड की आर्थिक अस्थिर राजनीति दशा। उस समय इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र के समर्थक और विरोधी दोनों प्रकार की विचारधाराओं में तीव्र संघर्ष हो रहा था और इससे इंग्लैंड में अराजकता और अव्यवस्था का वातावरण विद्यमान था। थर्डली यात्राएं और संपर्क। हॉब्स को यूरोपीय यात्राओं तथा विभिन्न संपर्कों ने बहुत अधिक प्रभावित किया। शैक्षणिक भ्रमण के उद्देश्य से हॉब्स ने यूरोपीय महाद्वीप की यात्रा कई बार की और उनकी चिंतन धारा को निर्धारित करने में इन भ्रमणों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा। तत्पश्चात हम देखेंगे मेथड ऑफ सी हॉब्स साइंटिफिक मेटलिज्म। हॉब्स की अध्ययन पद्धति जिसके अंतर्गत हम वैज्ञानिक भौतिकवाद की बात करेंगे। हॉब्स पर अपने समय में होने वाले वैज्ञानिक खोजों का बड़ा प्रभाव था। इस प्रभाव के कारण उसने अपने युग की राजनीतिक समस्याओं के अध्ययन के लिए अपने से पूर्ववर्ती विचारकों की अध्ययन पद्धति से बिल्कुल भिन्न अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया
उसने न तो मध्य युग में प्रचलित धार्मिक ग्रंथों पर आधारित प्रमाणवादी पद्धति और न ही बौद्ध जैसे लेखकों द्वारा प्रयुक्त ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया। उन्होंने विशुद्ध भौतिकवादी दृष्टिकोण को अपनाया। वास्तव में हॉब्स वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर संपूर्ण दर्शन की रचना करना चाहता था और राजनीति दर्शन उनके इस संपूर्ण चिंतन का एक अंग थी, और हॉब्स ने इस संपूर्ण चिंतन को ही भौतिकवाद या मेटलिज्म कहा। साइंटिफिक मेटलिज्म क्या है? यह दो पद्धतियों का सम्मिश्रण है। वैज्ञानिक शब्द का अर्थ है व्याख्या, कार्यकरण संबंध, कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप, व्यवस्था और निष्कर्ष निकालने की प्रवृत्ति, और हॉब्स में हम सब यह सब पाते हैं। भौतिकवाद शब्द का अर्थ है धार्मिक अंधविश्वासों, नैतिकताओं और ईश्वर में विश्वास। इन सबसे पृथक वास्तविक वस्तु जगत है। इस तरह से हम देखेंगे कि वैज्ञानिक भौतिकवाद की दृष्टि से हॉब्स के राजनीति चिंतन में इतिहास में स्थान विवादास्पद है। इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि हॉब्स सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति के विकास में उन्होंने महान योगदान दिया। तत्पश्चात हम देखेंगे हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कि हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे ह्यूमन नेचर की। हॉब्स के समय चल रहे इंग्लैंड के गृह युद्ध ने उसके सम्मुख मानव स्वभाव का घृणित पक्षी रखा। वह मनुष्य को स्वार्थी, झगड़ालू, दुष्ट तथा आत्मकेंद्रित मानता था। हॉब्स के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड एक यंत्र है जिसका निर्माण उन पुर्जों से हुआ जो यांत्रिक नियम के अनुसार चलते हैं, और मनुष्य इसी ब्रह्मांड का लघु रूप है और वह भी एक मशीन के समान है। उसका निर्माण भी ब्रह्मांड की भांति विश्व में संचालित पुर्जों से हुआ है। इसके के अंतर्गत हम देखेंगे कि हॉब्स के समय में स्टेट ऑफ नेचर की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। हॉब्स राज्य की उत्पत्ति से पहले की स्थिति को प्राकृतिक दशा का नाम देता है। उसने मानव स्वभाव के चित्रण के सिलसिले में मनुष्य की जो स्वार्थी, अहमवादी, संघर्षमय तथा इच्छाओं की पूर्ति में उसे लीन बताया और इसके अनिवार्य परिणाम स्वरूप प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था सतत युद्ध के अतिरिक्त और कुछ हो नहीं सकती थी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर एक दूसरे से युद्ध करता था। इसी के अंतर्गत प्राकृतिक अवस्था सबको सबके विरुद्ध संघर्ष की स्थिति थी। मनुष्य इस अवस्था में रक्त पिपासु था। शत्रुओं का दमन करके शक्ति बढ़ाने और यश प्राप्त करने के लिए सब प्रकार की हिंसा और हत्या का सहारा लेता था। संक्षेप में हॉब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था की 3 विशेषताएं हैं। नंबर 1, इसमें नैतिकता का सर्वथा अभाव था। नंबर 2, इसमें न्याय और अन्याय के विचार का अभाव था। और नंबर 3, इस अवस्था में वैयक्तिक संपत्ति का भी अभाव था। थर्डली हम देखेंगे नेचुरल राइट्स एंड नेचुरल लॉज। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार से विप्राय है अपने जीवन के संरक्षण के लिए मनुष्य को कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता होना। वह अपने जीवन को बनाए रखने के लिए किसी को लूटने, पीटने या जान से मार डालने तक की स्वतंत्रता रखता था। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून में बड़ा अंतर है। प्राकृतिक अधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य को आत्मरक्षा हेतु आवश्यक समस्त कार्यों को करने की स्वतंत्रता, और प्राकृतिक कानून की अवधारणा इससे भिन्न है। उनके अनुसार मनुष्य को ऐसे कार्य करने से रोका जाना जो उनकी सबसे प्रबल इच्छा अर्थात प्राण रक्षा के लिए घातक हो। अतः प्राकृतिक अधिकार से स्वतंत्रता का आभास होता है और प्राकृतिक कानून से दायित्वों का। फोर्थली, कॉजेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। प्राकृतिक अवस्था में चूंकि संघर्ष की स्थिति से चिंतित होकर मनुष्य की बुद्धि और विवेक ने यह सोचा कि आत्म संरक्षण के लिए भयावह दशा का अंत किया जाना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में
प्राकृतिक अवस्था की कुछ कठिनाइयाँ थी और उन्हीं के कारण हॉब्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति होती है। संक्षेप में राज्य की उत्पत्ति के उन्होंने कुछ कारण बताए, जिसके अंतर्गत नंबर 1, प्राकृतिक अवस्था में अशांति, हिंसा, युद्ध और असुरक्षा का वातावरण था। ऐसी दशा में वह आवश्यक था कि वह ऐसी संप्रभु सत्ता की स्थापना की जाए जो सुरक्षा की व्यवस्था कर सके। इसी के अंतर्गत नंबर 2, प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून तो थे, पर इन कानूनों की व्याख्या करने वाली कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं थी जिससे इन कानूनों का मनमाना अर्थ लगाया जाता था। थर्डली, प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों का पालन करने वाली कोई सत्ता नहीं थी। फिफ्थली, ओरिजिन ऑफ द स्टेट थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। चूँकि प्राकृतिक अराजक अवस्था से छुटकारा पाने के उद्देश्य से हॉब्स के अनुसार मनुष्य ने आपस में एक समझौता किया और इस समझौते में करके इस अराजक दशा का अंत किया। प्रत्येक व्यक्ति इस आशय की शपथ लेता है कि मैं इस व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अधिकार देता हूँ कि वह स्वयं में अपने पर शासन करने के अधिकार का परित्याग करता हूँ कि तू अपने अधिकार इसी प्रकार व्यक्ति को देगा और स्वशासन के अधिकार छोड़ देगा। सिक्सथली, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेट। इस प्रकार अनुबंध या समझौते द्वारा हॉब्स ऐसी दमनात्मक शक्ति की सृष्टि करता है जो कि पूर्व में नहीं थी और वह समझौते द्वारा 2 कार्यों की पूर्ति करता है। प्रथम, वह एक व्यवस्थित और सभ्य समाज की स्थापना और द्वितीय, वह ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहता है जिसमें मनुष्य अपने समस्त प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग कर एक निरंकुश प्रभु का निर्माण करते हैं। संक्षेप में, समझौते के बाद समाज एवं राज्य का प्रादुर्भाव हुआ तथा कला, साहित्य, विज्ञान आदि का श्री गणेश हुआ। तत्पश्चात हम देखेंगे साइलेंट फीचर ऑफ द हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कि हॉब्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौते सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं। इसके अंतर्गत हम कुछ विशेषताओं को लेंगे। नंबर 1, इनकी पहली विशेषता यह है कि समझौता सामाजिक है, शासकीय नहीं। शासकीय अनुबंध में शासक और शासितों में समझौता होता है, किंतु हॉब्स का समझौता राजा और प्रजा के मध्य नहीं है किंतु विभिन्न व्यक्तियों के बीच हुआ है। सेकेंडली, शासक या संप्रभु सत्ता समझौते में किसी भी पक्ष के रूप में शामिल नहीं है, अतः वह जो कुछ करती है उसके लिए वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, वह पूर्णतः निरंकुश होती है। इसकी थर्डली, इनकी विशेषता यह है कि जिन उद्देश्यों से अनुबंध की रचना हुई है ये अनुबंध के अंग मान लिए जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब तक उनकी पूर्ति होती रहेगी तब तक उनका अनुबंध जारी रहेगा। एंड फोर्थली, इसकी विशेषता यह है कि यह मनुष्य के भय पर आधारित है। हिंसा जनित मृत्यु का भय ही मनुष्य को इस अनुबंध को करने के लिए बाध्य करता है। एंड फिफ्थली, इसकी विशेषता यह है कि शासक सर्वोच्च विधायक होता है और उसके आदेश ही नियम अथवा विधि होते हैं। तत्पश्चात हम देखेंगे इन विशेषताओं के होने के बावजूद भी आलोचकों ने हॉब्स के सामाजिक सिद्धांत का कड़ा विरोध किया और उसके अंतर्गत उन्होंने निम्न आधारों पे इसकी आलोचना की, जिसके अंतर्गत नंबर 1, मानव स्वभाव का दोषपूर्ण चित्रण। हॉब्स ने मानव स्वभाव का दोषपूर्ण, एकाकी और निराशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। वह मनुष्य को घोर स्वार्थी, कपटी और क्रूर बतलाता है, जबकि सहानुभूति, उदारता और दयालुता आदि भी मानवीय गुण उसमें पाए जाते हैं। हॉब्स ने इन्हें सर्वथा भुला दिया है। इस आधार पर इसकी आलोचना हुई है। नंबर 2, प्राकृतिक अवस्था अस्वाभाविक। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था असत्य, अस्वाभाविक और अनैतिहासिक है। प्राकृतिक दशा में मनुष्य एकाकी और ऐसी दशा में रहता था जिसमें हत्या, हिंसा, छल कपट का साम्राज्य था, किंतु समझौता होने के बाद वह सामाजिक बनकर शांतिपूर्ण समाज में रहने लगा। उसकी प्रवृत्ति में इस प्रकार एकाएक परिवर्तन कैसे आ गया, उसमें अराजकता और अव्यवस्था की सुव्यवस्था में कैसे परिणित कर लिया। एक ही क्षण में प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्य ने संघर्षपूर्ण जीवन को छोड़कर सहयोगी जीवन की पद्धति को कैसे अपना लिया। इस आधार पर इसकी आलोचना हुई है। थर्डली, प्राकृतिक दशा में प्राकृतिक अधिकारों की मान्यता असंगत है। आलोचकों का मानना है कि प्राकृतिक दशा का वर्णन करते हुए हॉब्स ने
यह भी प्रतिपादित किया है कि उसमें व्यक्ति को कुछ अधिकार भी प्राप्त थे जिनका रूप प्राकृतिक होता है। अराजकतापूर्ण प्राकृतिक व्यवस्था में व्यक्ति का कोई अधिकार हो सकता है, यह न कहा जाना बुद्धिसंगत है। फोर्थली, ये अतार्किक है। हॉब्स की यह भ्रांत धारणा है कि आदिम समाज में मनुष्य एकाकी रहता है। उसे यह ज्ञात नहीं था कि मनुष्य के सामाजिक जीवन के तत्वों में कभी अभाव नहीं रहा है। ऐतिहासिक तथ्य है कि व्यक्ति कभी इस प्रकार अकेले नहीं रहे, वे किसी न किसी प्रकार से समाज में रहते हैं। एंड फिफ्थ एंड लास्टली, निरंकुशता का समर्थन। हॉब्स द्वारा स्थापित शासन पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है, वह पूरी तरह से निरंकुश है। उस पर न कानून का अंकुश है और न ही व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का कोई अंकुश है। इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रतिपादित कर हॉब्स ने इस सत्य का प्रतिपादन किया है कि राज्य न तो ईश्वर द्वारा उत्पन्न दैवीय संस्था है, न किसी प्रकृति विकास का परिणाम, वरन यह तो मानव निर्मित एक ऐसी कृत्रिम संस्था है जिसे व्यक्ति द्वारा अपनी कुछ निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया गया है। अतः उनके लिए राज्य साध्य की ओर ले जाने वाला एक साधन मार्ग है, स्वयं साधन नहीं। इसके अतिरिक्त हॉब्स की विचारधारा ने संपूर्णता की धारणा का भी मार्ग प्रशस्त किया। अतः हॉब्स के चिंतन को हम वैज्ञानिक कहेंगे क्योंकि उन्होंने मानव स्वभाव का यथार्थ चित्रण किया है। आज के वीडियो में हम हॉब्स के केवल एक ही पक्ष को देखेंगे कि हॉब्स की मानव स्वभाव संबंधी धारणा क्या है, हॉब्स का साइंटिफिक मेटलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। कल के वीडियो में हम हॉब्स के नेक्स्ट एस्पेक्ट को लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।